जय हिंद साथियों, मैं रॉकी स्वागत करता हूं एक बार फिर से प्लस आईसीएस यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग दोस्तों प्रैक्टिस सेट नंबर 9 को करेंगे। इससे पहले हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 8 तक कर चुके थे। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। क्या चीज? पहला क्वेश्चन की तरफ। क्या चीज बोल रहा है? पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? जो देखिएगा, दिल्ली सल्तनत में शासन करने वाले गुलाम खिलजी तुगलक और क्या चीज बोल रहा है कि दिल्ली सल्तनत में कितने वंश थे? हम लोग पढ़े हैं दोस्तों कि दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत कितने वंश आए थे? 5 वंश। जिसमें से जिसमें से जिसमें से कौन कौन से वंश थे? गुलाम वंश हो गए, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। सबसे लंबा और सबसे छोटा राज्य काल पूछ रहा है दोस्तों। राज्य काल किस राजवंश का था? तो सबसे लंबा। आगे हम लोग देख लेते हैं, सभी का राजवंश ही देख लेते हैं इसमें। जैसे में दिल्ली सल्तनत लिखिएगा। क्या चीज दोस्तों? दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत, इसका पहले याद रखिएगा, दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुआ था? तो कब हुआ था? 1206 ईस्वी में। 1206 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुआ था। किसके द्वारा किया गया था? किसके द्वारा? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। याद रखिएगा। क्या चीज? कुतुबुद्दीन 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 ऐबक के द्वारा दिल्ली सल्तनत की स्थापना की गई। ठीक है। इसके बाद इसके अंतर्गत कितने राजवंश आए? तो 5 वंश आए। 5 वंश का नाम कौन कौन सा है? तो गुलाम वंश हो गया। क्या चीज दोस्तों? गुलाम वंश हो गया। दूसरा याद रखिएगा, खिलजी वंश आया। फिर क्या चीज? खिलजी वंश। फिर तीसरा याद रखिएगा, तुगलक वंश। तुगलक वंश। चौथा याद रखिएगा, क्या चीज? सैयद वंश हो गया दोस्तों, सैयद वंश। और पांचवा याद रखिएगा, लोधी वंश। क्या चीज? ये लोधी वंश। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश, ये 5 वंश आए। गुलाम वंश की स्थापना कब की गया था दोस्तों? कब किया गया था? तो 1206 ईस्वी से। और इसका कार्यकाल कब तक चला था? 1206 से लेकर के 1290 तक। याद रखिएगा, कब से कब तक? 1206 से 1290 तक किसका कार्यकाल चला? गुलाम वंश का कार्यकाल चला। फिर याद रखिएगा, खिलजी वंश का कार्यकाल। खिलजी वंश का कार्यकाल कब से कब तक चला? तो 1290 से लेकर के कब से? 1290 से लेकर के कब तक? 1320 ईस्वी तक किसका कार्यकाल चला? तो खिलजी वंश का। फिर याद रखिएगा, 1320 से लेकर के 1414 तक, 14 ईस्वी तक किसका कार्यकाल चला? तो तुगलक वंश का। और फिर याद रखिएगा, सैयद वंश का। 1414 से लेकर के 1451 तक में सैयद वंश का कार्यकाल चला। उसी प्रकार 1451 से लेकर के 1526 तक गुलाम वंश का। 1526 में बाबर आता है, पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ता है और उसमें लोधी वंश का थी क्या चीज? इब्राहिम लोधी को हरा करके लोधी वंश का अंत कर देता, यानी गुलाम वंश वहां पे खत्म हो जाता। ये 5 वंश आए। 5 वंश में से क्वेश्चन में क्या पूछा था दोस्तों कि सबसे लंबा कार्यकाल और सबसे छोटा कार्यकाल। अब आप ही बता सकते हैं कि सबसे इसमें लंबा कार्यकाल किसका है और सबसे छोटा कार्यकाल किसका। तो आप देख रहे होंगे कि खिलजी वंश का कार्यकाल है, ये क्या चीज है? सबसे छोटा है। क्या चीज दोस्तों? ये सबसे छोटा कार्यकाल है। किसका? किसका? तो खिलजी वंश का। उसी प्रकार देख सकते हैं, तुगलक वंश का कार्यकाल है जो सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा कार्यकाल किसका चला? तो सबसे बड़ा कार्यकाल किसका चला? तो तुगलक वंश का। याद रखिएगा। अब यहाँ से मिलाइए आंसर, क्या चीज होगा? सबसे सबसे क्या चीज? पहले सबसे लंबा फिर छोटा। तो सबसे लंबा कौन सा? तुगलक वंश का। तुगलक है इसमें। क्या चीज दोस्तों? यहाँ देखिए, तुगलक सबसे लंबा और खिलजी सबसे छोटा। यही इसका सही आंसर हो जाएगा। तुगलक वंश का जो कार्यकाल है वो सबसे अधिक शासन मतलब काल था, वो अधिक तक चला शासनकाल। और जो खिलजी वंश का शासनकाल है वो सबसे कम तक वहाँ वंश का शासन कम चला। ठीक है। फिर अब इसमें याद रखने वाली बात और क्या है दोस्तों कि गुलाम वंश का संस्थापक किसे कहा जाता? तो गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को ही कहा जाता। याद रखिएगा, गुलाम वंश का संस्थापक किसे कहा जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को ही। कुतुबुद्दीन ऐबक को।
कुतुबुद्दीन ऐबक को ही क्या जी गुलाम वंश का संस्थापक कहा जाता। अगर वास्तविक संस्थापक पूछे तो, वास्तविक पूछे तो किसे, इल्तुतमिश को, इल्तुतमिश को गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक बोला जाता। उसी प्रकार खिलजी वंश का याद रखिएगा कि संस्थापक किसे बोला जाता है, तो किसे, फिरोज शाह खिलजी को। उसी प्रकार तुगलक वंश का गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक। सैयद वंश के संस्थापक कौन थे दोस्त, तो कौन, खिज्र खां। और लोधी वंश का बहलोल लोधी, बहलोल लोधी। ये क्वेश्चन से कम इतना पॉइंट याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मुगल शासन व्यवस्था में मोहित सिंह, क्या बोल रहा है कि मुगल शासन व्यवस्था में मोहित सिंह नामक अधिकारी को औरंगजेब ने किस विशेष कार्य के लिए नियुक्त किया गया था। तो औरंगजेब द्वारा एक विशेष कार्य के लिए एक संस्था स्थापना किया गया था दोस्तों, क्या चीज, मोहित सिंह। उसको किस किस कार्य के लिए किया गया था, ये पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो किस कार्य के लिए, मुस्लिम विद्वानों को अनुदान देने के लिए, या राजस्व विभाग के नियंत्रण के लिए, या हिंदू मंदिरों को नष्ट करने के लिए, या इस्लामी कानून के अनुसार न्याय करने के लिए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, कि इस्लामी कानून के अनुसार न्याय करने के लिए औरंगजेब द्वारा क्या चीज बनाया गया था, मोहित सिंह नामक संस्था बनाया गया था। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर मंत्रिपरिषद के आकार को निचले सदन में कुल सदस्यों की संख्या के 15% तक सीमित करता। ये कौन सा संविधान संशोधन किया गया है कि केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर जो मंत्रिपरिषद के आकार को क्या कर दिया गया, सीमित कर दिया गया। वो सीमित कितना प्रतिशत पर किया गया, तो 15% पर। ये कौन सा संविधान संशोधन द्वारा किया गया था, तो 86वां संविधान संशोधन, या 90वां, या 91वां, या 92वां। इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, तो 91वां संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। उसी प्रकार याद रखिएगा 86वां संविधान संशोधन द्वारा क्या किया गया था, तो इसमें याद रखिएगा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई थी कि कौन सा संविधान संशोधन द्वारा, 86वां संविधान संशोधन द्वारा। इसमें कौन कौन से अनुच्छेद में को जोड़ा गया था दोस्तों, जैसे में 21 को ए याद रखिएगा, 21 का ए में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मौलिक अधिकार हम लोग पढ़े हैं। उसमें अनुच्छेद 21 के ए में हम लोग क्या पढ़े हैं, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना है। उसी प्रकार इसमें और हम लोग पढ़ा है कि मौलिक कर्तव्य में एकामन के क्या में, जी 11वां मौलिक कर्तव्य है दोस्तों, हम लोग को जोड़ा गया था कब, 2002 में। जो 86वां संविधान संशोधन हुआ कब है, तो 2002 ईस्वी में। 2002 ईस्वी में इकामन के क्या में भी जोड़ा गया कि जो हम की मौलिक कर्तव्य में जोड़ा गया क्या चीज, कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए। उसी प्रकार हम लोग राज्य के नीति निर्देशक तत्व भी पढ़ते हैं, जो भाग 4 में है। उसमें भी अनुच्छेद अगर पढ़िएगा 45 में, अनुच्छेद 45 में उसमें जिक्र किया गया है क्या चीज, 6 वर्ष से नीचे के बच्चों के लिए, क्या चीज, 6 वर्ष से नीचे के लिए बच्चों जितने भी आते हैं, 6 वर्ष से जितने भी बच्चे नीचे आते हैं उनके लिए शिक्षा अनिवार्य होनी चाहिए और निःशुल्क होनी चाहिए। ये कौन सा संविधान संशोधन में जोड़ा गया था, तो 86वां संविधान संशोधन में अनुच्छेद 45 में याद रखिएगा। उसी प्रकार याद रखिएगा 92वां संविधान संशोधन। 92वां संविधान संशोधन में क्या है, तो हम लोग जानते हैं क्या चीज, कि हम लोग अभी वर्तमान में राज्य भाषाओं की संख्या कितनी है,
राजभाषाओं की संख्या कितनी है? तो 22 है। लेकिन मूल संविधान में जब संविधान बना था उस समय कितना था? मूल संविधान में कितना था? तो 14 है। 14 था। कितना? 14। ये बढ़ा कैसे कैसे? उसी में आता है 92वां संविधान संशोधन। तो 92वां संविधान संशोधन द्वारा पहले इसको हम लोग पूरा देख लेते हैं। क्या चीज? कि 15वां भाषा कौन सा जुटा था? 15वां भाषा कौन सा जुटा था? तो सिंधी। 15वां भाषा कौन सा? तो सिंधी जुटा था। ये जो सिंधी जुटा 15वां भाषा ये कौन सा संविधान संशोधन द्वारा जुटा था? तो 21वां संविधान संशोधन। याद रखिएगा, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत 21वां संविधान संशोधन के तहत ही क्या चीज? सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। उसी प्रकार याद रखिएगा क्या चीज? कि फिर 71वां संविधान संशोधन याद रखिएगा। 71वां संविधान संशोधन याद रखेगा। इसके तहत 3 भाषाओं को जोड़ा गया। कौन कौन सा? नेपाली, याद रखिएगा, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। ये 3 भाषाओं को कब? 71वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। 71वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1992 में। याद रखिएगा, कब? 1992 में। अब याद रखिएगा 92वां संविधान संशोधन। 92वां संविधान संशोधन कब हुआ? तो याद रखिएगा कब? 2003 ईस्वी में। 92वां संविधान संशोधन याद रखिएगा कब हुआ? तो 2003 ईस्वी में। और 2003 ईस्वी में हुआ। इसमें कौन कौन से भाषा को जोड़ा गया था? तो बोडो, याद रखिएगा, क्या चीज? बोडो भाषा को। बोडो डोगरी, मैथिली और संथाली। बोडो डोगरी, मैथिली और संथाली भाषाओं को जोड़ा गया था। इसमें हम लोग देख लिए कि 86वां संविधान संशोधन क्या है, 91वां संविधान संशोधन क्या है, 92वां संविधान संशोधन में हम लोग क्या पढ़े। फिर 21वां संविधान संशोधन में 15वां भाषा जो सिंधी को जोड़ा गया था। 71वां संविधान संशोधन नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी शब्द भाषा को जोड़ा गया था। और 92वां संविधान संशोधन जो 2003 में बोडो डोगरी और मैथिली और संथाली भाषा को राज्य भाषा की दर्जा दी गई थी। और याद रखिएगा जो भाषा की चर्चा है किस अनुसूची में किया गया? तो 8वीं अनुसूची में। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फ्यूज तार शुद्ध तार के बजाय, क्या बोल रहा है? फ्यूज तार शुद्ध धातु के बजाय मिश्र धातु से बनाया जाता है, क्योंकि मिश्र धातु में होती है। क्या बोल रहा है? जो फ्यूज तार है, फ्यूज जो तार होता है हम लोग तो घरों में जो लगा हुआ रहता है, वो मिश्र धातु से बनाया जाता है। वो क्यों बनाया जाता है? तो क्यों बनाया जाता है? ऑप्शन पढ़िए दोस्तों। क्योंकि उसका गलनांक उच्च गलनांक के कारण नहीं, जो फ्यूज तार का जो गलनांक है वो क्या होता है? निम्न होता है। ये याद रखिएगा। कम प्रतिरोध के कारण या उच्च प्रतिरोधकता एवं कम गलनांक के कारण या उच्च चालकता के कारण। तो सिंपल सा याद रखिएगा, जो फ्यूज तार का जो प्रतिरोध है वो उच्च होता। जब प्रतिरोध उच्च रहेगा तभी ना वो, जब हाई वोल्टेज आएगा अगर करंट, तो क्या चीज? जल्दी गर्म होगा। जल्दी गर्म होगा और उसका गलनांक क्या चीज होता है? निम्न होता है। तभी तो वो टूट जाता है जल्दी। फ्यूज तार वो टूट जाता है। इसलिए इसे मिश्र धातु से बनाया जाता है। और जो फ्यूज तार है वो कौन कौन सा धातु से बना हुआ होता है? मिश्र धातु कौन कौन सा? तो याद रखिएगा, सीसा प्लस लेड प्लस टीन का। याद रखिएगा, सीसा प्लस टीन का। आइए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? निम्न में से कौन कौन लवण नहीं है? क्या बोल रहा है? निम्न में से कौन लवण नहीं है? पढ़िए क्या चीज बोल रहा है। निम्न में से कौन लवण नहीं है? ऑप्शन पढ़िए। सोडियम क्लोराइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड या अमोनिया क्लोराइड या कॉपर सल्फेट। तो सिंपल से याद रखिएगा, ये हाइड्रोक्साइड हो गया जो दोस्तों, जितना क्या चीज, ये सब क्या चीज है? क्षार धातु है। क्या चीज? क्षार में आ जाते हैं। क्या चीज में? क्षार में। और क्षार में आते हैं। और ये इसी को
क्लोराइड को क्या चीज बोला जाता है? कास्टिक सोडा। क्या चीज? कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा। और कास्टिक सोडा का उपयोग याद रखिएगा हम लोग किस चीज में करते हैं? कास्टिक सोडा का उपयोग साबुन बनाने में, साबुन तथा अपमार्जक में, साबुन तथा अपमार्जक बनाने में इसका उपयोग करते हैं। किसका? कास्टिक सोडा का, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड का। आइए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कौन सा ऊतक मांसपेशी को अस्थि से जोड़ता है? क्या बोल रहा है? कौन सा ऊतक है जो मांसपेशी को अस्थि को जोड़ता है? तो आप ऑप्शन पढ़िए दोस्तों। स्नायु यानी लिगामेंट जिसको बोलते हैं, या टेंडन यानी कंडरा, या उपस्थि जिसको कार्टिलेज बोला जाता है, या एरियोलर ऊतक जिसको बोलते हैं, एलियोरल टिश्यू जिसको बोला जाता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा ऊतक है जो मांसपेशी को अस्थि से जोड़ते हैं? तो मांसपेशी को अस्थि से कौन जोड़ता है दोस्तों? तो कंडरा यानी टेंडम है जो क्या चीज मांसपेशी को अस्थि से जोड़ता है। याद रखिएगा क्या चीज मांसपेशी को अस्थि से कौन जोड़ता है? तो कौन? कंडरा हो गया। और अगर पूछ दे कि लीगामेंट, यानी लीगामेंट किसको किसको जोड़ता है? हड्डी को हड्डी से, यानी अस्थि को अस्थि से अगर जोड़ने का कार्य कौन करता है? तो स्नायु यानी लीगामेंट। हड्डी को हड्डी अगर पूछे, हड्डी को हड्डी से जोड़ता है कौन? तो लिगामेंट। और कंडरा है जो क्या चीज ऊतक, यानी मांसपेशी को क्या चीज से? अस्थि यानी हड्डी से जोड़ता है कौन? तो कंडरा। याद रखिएगा इतना। अगला चलते हैं। अगला प्रश्न क्या चीज है? भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? भारत की जो सबसे लंबी झील है वो कौन सी है? और चार ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शन को पढ़िए। क्या चीज बोल रहा है? चिल्का झील है, या कोलेरू झील है, या वेम्बनाड झील है, या पुकोड झील है। तो ये जो भारत का सबसे लंबा झील है ये कौन सा झील है? वेम्बनाड झील। याद रखिएगा ये है कहाँ? तो केरल राज्य में वेम्बनाड झील है। वो है कहाँ? तो केरल में। ये भारत की सबसे लंबी और केरल की सबसे बड़ी। याद रखिएगा क्या चीज? केरल की सबसे बड़ी झील है। केरल की सबसे बड़ी बड़ी झील है, बड़ी झील है। ये रामसर स्थल में भी शामिल है दोस्तों। याद रखिएगा ये रामसर स्थल में भी शामिल है। और अगर देखिए भारत की सबसे लंबी बड़ी भारत की सबसे लंबी झील कौन सा हो गया? वेम्बनाड झील। ये है कहाँ? तो केरल में। और अगर पूछे भारत की सबसे बड़ी झील पूछ दे, भारत की अगर सबसे बड़ी झील पूछे तो कौन सा? तो चिल्का झील जो खारे पानी की झील है। क्या चीज? जो सबसे बड़ी झील कौन सा हो जाएगा? तो चिल्का झील। ये खारे पानी की झील है। याद रखिएगा क्या चीज? खारे पानी की झील। और याद रखिएगा ये लैगून झील भी इसको बोला जाता है। क्या चीज? लैगून झील। लैगून झील इतना याद रखिएगा। अगला चलते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश में किस राज्य की जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है? याद रखिएगा जो क्या पूछ रहा है कि वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या घनत्व है जो न्यूनतम है? तो न्यूनतम पूछ रहा। किसका न्यूनतम? किसका दोस्तों? मेघालय का, या मिजोरम का, या अरुणाचल प्रदेश, या मणिपुर का जनसंख्या घनत्व पूछ रहा है। तो किसका किसका है? अरुणाचल प्रदेश का जो जनसंख्या घनत्व है वो सबसे कम है। कितना है? तो 17 व्यक्ति पर किलोमीटर। पर किलोमीटर। 1 किलोमीटर में कितना व्यक्ति रहते हैं? मात्र 17 व्यक्ति। कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में। अगर ठीक है, अगर अधिक पूछे तो अधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है? अधिक जनघनत्व जनघनत्व किस राज्य का? तो बिहार। याद रखिएगा किसका? तो बिहार का। कितना है दोस्तों? 1106 व्यक्ति पर 1106 व्यक्ति
पर किलोमीटर। याद रखिएगा 1106 व्यक्ति पर किलोमीटर यहाँ रहते हैं। कहाँ? तो कहाँ? बिहार में। और जो अरुणाचल प्रदेश सबसे कम है वहाँ कितना? 17 व्यक्ति। बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है, वहाँ कितना व्यक्ति रहते हैं? 1106। उसी प्रकार अगर पूछ दे भारत का जनसंख्या घनत्व कितना? पूरा भारत का अगर पूछे तो भारत का जनघनत्व कितना? जनघनत्व पूछे तो कितना? 382 व्यक्ति, 382 व्यक्ति पर किलोमीटर। याद रखिएगा 382 व्यक्ति पर किलोमीटर कुल भारत का। अच्छा ठीक है, भारत का हो गया और राज्य हो गया, और राज्य में सबसे अधिक और सबसे कम पढ़ लें। फिर हम लोग देख लेते हैं यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश का देख लेते हैं। यूटी में देख लेते हैं क्या चीज? सबसे अधिक, अधिक वाला जैसे जिसका जनसंख्या घनित किसका सबसे अधिक है केंद्र शासित प्रदेश में, तो याद रखिएगा किसका अधिक है? तो दिल्ली का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है केंद्र शासित प्रदेश में। फिर याद रखिएगा ये थी सबसे कम वाला, सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश पूछे तो क्या चीज? अंडमान निकोबार। याद रखिए क्या चीज? अंडमान और निकोबार, अंडमान और निकोबार। अंडमान और निकोबार है जिसका जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। इतना पॉइंट कम से कम याद होना चाहिए। जनघनत्व से क्वेश्चन आया तो नहीं छूटेगा। आइए चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द फिलोसफी ऑफ द बॉम्ब किसके अनुरोध पर भगवती राय बोहरा ने तैयार किया था? किसके अनुरोध पर भगवती चरण बोहरा ने तैयार किया था? तो किसके राय पर किया गया था ये पूछ रहा है। कौन सा पुस्तक? द फिलोसफी ऑफ द बॉम्ब। चार ऑप्शन दिए गए हैं, चार ऑप्शन को रीड कीजिए। राम प्रसाद बिस्मिल के अनुरोध पर, या सुखदेव जी के अनुरोध पर, या राजगुरु के अनुरोध पर, या चंद्रशेखर आजाद के अनुरोध पर। तो किसके अनुरोध पर? चंद्रशेखर आजाद के अनुरोध पर किया गया था। कौन सा? द फिलोसफी ऑफ द बॉम्ब पुस्तक लिखा गया था। फिर हम लोग देख लेते हैं ये जो चंद्रशेखर आजाद जी के अनुरोध पर लिखा गया था, ये किसके, कौन सी संस्था के स्थापना किया गया था? इनके द्वारा कौन सी संस्था? तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA की स्थापना किया गया था। कब किया गया था? तो 1928 में। कब किया गया था? 1928 में किया गया था। और ये याद रखिएगा कि इसमें कौन कौन से सदस्य थे, कौन कौन से सदस्य थे? तो कौन? पहला तो याद रखिएगा चंद्रशेखर आजाद ही, क्योंकि यही क्या चीज? HSRA की स्थापना किया गया था इन्हीं के द्वारा। राम प्रसाद बिस्मिल याद रखिएगा। भगत सिंह याद रखिएगा। बटुकेश्वर दत्त याद रखिएगा। बटुकेश्वर दत्त हो गए। फिर याद रखिएगा अशफाक उल्ला खान, अशफाक उल्ला खान याद रखिएगा। फिर याद रख सकते हैं जतिन दास, जतिन दास। ये क्या चीज? HSRA के क्या चीज थे? मतलब सदस्य थे। इसकी HSRA की स्थापना किसके द्वारा? तो चंद्रशेखर आजाद के द्वारा। कब किया गया था? तो 1928 में किया गया था। आइए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी का प्राचीन नाम अस्कनी है? अस्किनी है क्या चीज पूछ रहा है दोस्तों? कौन सी नदी का प्राचीन नाम अस्कनी है? व्यास का? नहीं, व्यास का कौन सा प्राचीन नाम कौन क्या चाहिए दोस्तों? विपाशा। विपाशा किसका प्राचीन नाम है? तो व्यास का। चिनाव दोस्तों, चिनाव का नाम क्या चाहिए? अस्कनी। याद रखिए चिनाव का क्या चीज नाम है? अस्कनी। उसी पर का झेलम का वितस्ता बोलते हैं दोस्तों। प्राचीन नाम इसको क्या चीज था? वितस्ता। वितस्ता बोलते हैं किसको? झेलम को। रावी को क्या चीज बोलते हैं दोस्तों? रावी को परुसनी। परुसनी किसको बोला जाता है?
तो रावी नदी को बोला जाता है, याद रखिएगा। सतलज को शतुद्री बोला जाता है, याद रखिएगा। शतुद्री किस नदी को बोला जाता है? सतलज को, रावी को परुसनी, झेलम को बितस्ता, चिनाव को अस्किनी और व्यास को विपाशा। ये प्राचीन नाम है दोस्तों। कुछ ये जो जितने भी नदी दिए गए इसको ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? आज के लिए इतना ही। अगर इसका पीडीएफ चाहते हैं तो प्लस ऐसे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद।